अस्सलाम नाज़रीन, अगर आप पिछले कुछ महीनों से ख़बरों को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से साबिक स्टेट बैंक के गवर्नर रज़ा बाक़िर और साबिक फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन पे सख्त तनकीद की जा रही है। इस तनकीद के पीछे वो कहते हैं कि इन दोनों ने मिल के अपनी मर्ज़ी के बिजनेसेस को सस्ते इंटरेस्ट रेट पे $3 अरब से ज़्यादा के लोन्स दिए थे। तो इस बात में असलियत क्या है और ये 3 साल पुरानी बात जो कि 2020 में हुई थी उसको अब क्यों उछाला जा रहा है? आज हमारे साथ प्रॉफिट के सेक्टर एनालिस्ट ज़ैन नईम मौजूद हैं, जिन्होंने इस हफ्ते एक प्रॉफिट की कवर स्टोरी की है जिसकी उन्होंने बड़े मज़े की हेडलाइन दी है टर्फ वॉर्स के नाम से। अब टर्फ ये वो फैसिलिटी है जिसके ऊपर ये सारा यानी कि कीचड़ उछाला जा रहा है। तो ज़ैन, आप सबसे पहले हमें ये तो बताएं कि टर्फ है क्या एग्जैक्टली, कहानी क्या है? टर्फ इंट्रोड्यूस कराया था स्टेट बैंक ने कोरोना वायरस के ड्यूरिंग, पेंडेमिक के ड्यूरिंग, बिकॉज वैसे तो लग रहा था कि हमारे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए स्टेबिलिटी हमें चाहिए। तो स्टेट बैंक ने उनको अकोमोडेट करने के लिए 10 ईयर्स का विद अ 2 ईयर्स ग्रेस पीरियड उनको लोन दिया एट चीप इंटरेस्ट रेट्स, ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें। जब ऐसे हालात है कोई और इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा तो वो इन्वेस्ट करें, और इकॉनमी जो नज़र आ रहा था कि डाउनफॉल में जाएगी, हालात ख़राब हो जाएंगे, उसको थोड़ा स्टेबल कर सके। तो ये टर्फ उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया था और इससे तकरीबन 620 बिजनेसेस ने फ़ायदा उठाया और तकरीबन $3 बिलियन के लोन्स उन्होंने सिक्योर किए। ठीक है, यानी कि बेसिकली उस वक्त इकॉनमी एक नाजुक मोड़ से गुजर रही थी और मेरे ख्याल से लोग अपनी नौकरियां भी लूज़ कर रहे थे, बिजनेसेस बंद हो रहे थे एंड एवरीथिंग। तो स्टेट बैंक ने कहा कि वो सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पे लोगों को लोन्स प्रोवाइड करेंगे, बिजनेसेस को लोन्स प्रोवाइड करेंगे। अब मेरा सवाल ये उठता है कि स्टेट बैंक खुद डायरेक्टली लोन्स तो दे नहीं सकती, ठीक है, और उस वक्त आप अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि शराय सूद उस टाइम पे 2020 में था क्या, स्टेट बैंक ने किस रेट पे दिया, ज़रा हमें फर्दर इसकी डिटेल्स आप। जब ये मार्च में कोरोना वायरस आया था तो 12.5 पे इंटरेस्ट रेट फ्लोट कर रहा, तो स्टेट बैंक ने इनिशियली उसको 7% पे लोन्स देना शुरू कर दिए, जो कि 5.5% का डिस्काउंट। लेकिन एज द वायरस वेंट ऑन, इंटरेस्ट रेट्स फेल टू 7%। ठीक है, तो जब वो 7% इसके साथ मैच कर गए तो स्टेट टू इंसेंटिवाइज उन्होंने वो इंटरेस्ट रेट 5% पे कर दिए। इसमें 1% स्टेट बैंक की रिफाइनेंसिंग रेट है, 4% उन बैंक्स का है जो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो अप्रूव करते थे, 4% उनका रेट। ओके, सो एसेंशली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है दूसरे आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके थ्रू ये लोन्स प्रोवाइड कर रहा था, उनको रीफाइनेंस करके अपना एक 1% कट रख के, और बाकी 4% उनका इंटरेस्ट रेट था बैंक्स का। लेकिन आप अगर थोड़ा सा समझाएं, एज अ पॉलिसी सेंस बनती है कि उस वक्त चलो इकॉनमी मुश्किल हालात से थी, एक्टिविटी लो थी, इसलिए स्टेट बैंक ने सोचा कि हम सस्ते पैसे देते हैं ताकि लोगों की नौकरियां रहें एवरीथिंग। तो अब एकदम से आके इस पर इतनी ज़्यादा खप क्यों मच रही है? खप इसलिए मची है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिनके चेयरमैन नूर आलम साहब हैं, उन्होंने इसको एज अ पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल विच हंट करने के लिए इस इशू को रेज़ किया। और ये $3 बिलियन का फिगर इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज ही वांटेड टू शो कि ये हमने गवर्नमेंट ने मुफ्त में लोगों को दे दिए और ये अब पैसे हमें वापस नहीं मिलने वाले, जबकि इन रियलिटी ये एक लोन है और ये लोन जो ड्यू होगा 10 ईयर्स में, 12 ईयर्स में, तो ये लोगों को स्टेट बैंक को वापस मिलेंगे पैसे। तो उन्हें जो पॉलिटिकल एक हिट यूज़ करना था अगेंस्ट द PTI गवर्नमेंट, जो उनका आजकल का मूड है, वो करने के लिए उन्होंने इसको उछाला भी, और ये फ्लो हफ्ते के अंदर बंद भी हो गया है। इस फ्लो में कोई पेशरफ भी नहीं हुई। जो उनको पॉलिटिकल ट्रैक्शन चाहिए थी, उनको पॉलिटिकल ट्रैक्शन मिल गया, एक अवेला मच गया और क्यों टीचर साथ तक ये जो छाड़ दिया, और अब वो प्रोब बंद हो गया है। अच्छा, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये नूर आलम खान साहब उसको हेड करते हैं, जो कि गालिबन एक नेशनल असेंबली में एक मजाक सा ऑपोजिशन बना हुआ है, उसके भी मेंबर हैं, साबिक से पहले PTI में थे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने इस चीज़ को एक इशू बनाया, लोगों के जहनों में एक चीज़ आई कि अच्छा शायद ये कोई 3 अरब का घपला हुआ है किसी किस्म का, उसमें रज़ा बाक़िर का नाम भी उछला, शौकत तरीन का भी उछला। लेकिन इन रियलिटी तो ये पॉलिसी डिसीजन था ना, जिसको आप ये कह सकते हो कि अच्छा पॉलिसी डिसीजन था, बुरा था, क्या था, बट क्लियरली कोई करप्शन वगैरह वाला सिलसिला तो इसमें नहीं। करप्शन का एक वो आंसर देना चाह रहे थे कि ये करप्शन दी गई है और ये अपने बंदों को फ़ायदा उठाया दिया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं था। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, दे कुड अप्लाई टू अ बैंक, बैंक उनको चेक करता, बैकग्राउंड चेक करता और उनके बेसिस पर उनको लोन देते। इनफैक्ट मेरे ख्याल से PTI की हुकूमत थी, शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इस्माइल इंडस्ट्रीज़ जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब की, उन्होंने भी इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाया। इस्माइल इंडस्ट्री ने फ़ायदा उठाया, इसका निशात ग्रुप ने काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाया। निशात मिल्स का स्टोरी मैंने वो भी बताया कि निशात मिल्स से कितने के लोन लिए और उससे कितना फ़ायदा हुआ।
लकी ग्रुप है, कि जी कुछ ये 2-3 ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया इस पॉलिसी का, और इसके थ्रू इकोनॉमिक आउटपुट भी बिल्कुल। अच्छा, जब आप ये मेंशन करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं कि ये सियासी जो इसका एलिमेंट है उसको साइड पे रखते हैं, ठीक है। 2020 में हम वापस चले गए हैं, पीटीआई की हुकूमत है, उन्होंने टर्फ फैसिलिटी अनाउंस की है। अब उस वक्त शायद लोगों के जहन में ये इतना फ्रंट एंड सेंटर ना हो, ख़ास तौर पे उस वक्त पैंडेमिक चल रहा था, लोग इसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे थे। मगर आप मुझे ये बताएं कि एज अ पॉलिसी इसके सेलिएंट फीचर्स क्या थे, और जो लोग इसके अपोनेंट्स हैं, जो कि क्रिटिक्स हैं, नॉट पॉलिटिकल क्रिटिक्स, वैसे इकोनॉमिक क्रिटिक्स की तरह से कह लें, उनके क्या एतराज़ात हैं इस पॉलिसी पे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सपोर्टर्स हैं वो यही बोलते हैं कि इकोनॉमिक आउटपुट ग्रो हुई थी, विच जो इसके नंबर्स भी हैं हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट गेन हुई थी, एंड एक्सपोर्ट्स काफ़ी हद तक हमारी रेज हुई थी, और जिस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई तो टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट हुआ था। तो ज़्यादा सपोर्टर्स हैं, दे पॉइंट टुवर्ड्स दिस फैक्ट। अगेन एक क्या डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोरिलेशन इज़ नॉट कॉजेशन। ये नहीं कह सकते कि टर्फ से ही सब कुछ हुआ था, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन फिर भी उसका है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक्सपोर्ट, जिस तरह हमने इस्माइल रशीद नाम लिया, निशात मिल का नाम लिया, इनकी एक्सपोर्ट्स काफ़ी हद तक बड़ी थी उस टाइम पे, जो कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदा। जो डिट्रैक्टर्स हैं वो 3 बातें मेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को पैसे दिए, जो कि बिल्कुल सच है, ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब आप बैंक को रिस्पॉन्सिबल कर देंगे तो बैंक ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेगा इंडस्ट्रीज को, जिनके पास एसेट्स बेस है, जिनमें से चीज़ें हैं। सेकंड कहते हैं वो बड़े ग्रुप्स को दिया गया, ये बिल्कुल सच है, बड़े ग्रुप्स को, ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को आप उनको नहीं दिया, ठीक है। और एक तरह से इसको ये थोड़ा सा स्टेट बैंक का थोड़ा सा फ्लॉ भी कह सकते हैं, कि ये थोड़ा और टाइटन कर सकते थे बैलेंस करने के लिए। एंड द लास्ट थिंग दिस से इज़ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा दिया गया। दिस वाज सपोज्ड टू बी सेक्टर एग्नोस्टिक, हर सेक्टर को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, लेकिन ये टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हो रहा है। तो उनकी बातें भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस ये कहते हैं ना कि ये प्रोग्राम ही फेल हो गया, प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं था, दैट्स गोइंग इनटू फार एज वेल। यानी कि करप्शन तो दूर की बात, आप कह रहे हैं जनरली अच्छी पॉलिसी थी जिसमें कुछ खामियां थी, जो कि ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स आ गए थे। एक इंटरेस्टिंग बात आपने भी की है कि इस्तेमाल इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ज़्यादा किया है। अब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वो प्रोएक्टिवनेस थी कि उन्होंने देखा ये एक अपॉर्चुनिटी है, कोविड में शायद टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल नहीं सकती थी, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकता था क्या, क्योंकि आई बिलीव अपॉर्चुनिटी तो सबके पास इक्वल थी इसको अवेल करने की। जो ये पहले एक सही सेंटिमेंट दिया जा रहा था कि पीटीआई के लोगों को फ़ायदा दिया गया, तो ये तो यहीं पे फेल हो जाती है आर्गूमेंट, क्योंकि खाली पीटीआई को फ़ायदा नहीं दिया गया, सबको फ़ायदा दिया गया था, सबको एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी, सबको एक चांस दिया गया था। आपने जो एक्सपोर्ट्स की बात की, उस टाइम बांग्लादेश और वियतनाम, जो कि बहुत टेक्सटाइल ओरिएंटेड और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं, वो जब उनके ऑर्डर्स कैंसिल होना शुरू हो गए तो वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की तरफ ऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो भी अपॉर्चुनिटी बोली जाए, और ये टर्फ ने उसको और मैग्नीफाई कर दिया टू एन एक्सटेंट, और पाकिस्तान वाज एबल टू डू द एक्सपोर्ट्स, और वो अपनी वहाँ ग्रोथ थोड़ी बहुत कर सके चीज़। ठीक है, ऑल इन ऑल हम एंड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इन द कोर्स ऑफ डूइंग दिस स्टोरी आपने अपना रिसर्च किया, मतलब लोगों से बात की, आपका एनालिसिस ऑफ टर्फ एज अ पॉलिसी इन इटसेल्फ कि कितना इसका फ़ायदा हुआ था, आप क्या कहेंगे, किस हाउ वुड यू लुक एट इट ब्रीफली? फ़ायदेमंद तो ये ऐसी थी कि पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म डेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये पहली ऐसी पॉलिसी थी जो 10 ईयर्स के लिए आप सिक्योर कर सकते थे, इंटरेस्ट रेट्स भी स्टेबल थे, तो एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक सर्टिनिटी मिलती है टू बिजनेसेस। पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक्स हों, इवन टी बिल्स हों, ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म बेसिस पे होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था इस पॉलिसी का। हैविंग सेड दैट, कुछ फ्लॉज भी थे, कुछ डिफिशेंसीज भी थी कि बैंक्स वुड हैव बीन मैंडेटेड कि आप ज़रूर सबको एसएमईज को भी इतनी दें जितनी इंडस्ट्रीज़ को दें। अगर 10 रुपये आप इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं तो आप 1 रुपये एसएमईज को भी दें टू बैलेंस इट आउट अ बिट, बिल्कुल, और डिफरेंट सेक्टर्स को भी दिया जाए, तो यहाँ पे वो चीज़ें की जा सकती जो यहाँ पे नहीं की गई। तो अगर ये नेक्स्ट टाइम किया जाए इंशाल्लाह, तो ये पॉलिसी और बेहतर हो सकती है। वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड देन वी मेक अप फॉर द नेक्स्ट। ज़ैन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।